नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, भूगोल शिक्षण के अंतर्गत आज हम यूनिट 4 में मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, अक्सर यह सवाल लघु उत्तरी में आता है परीक्षा में। यह प्रश्न हमेशा आता है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अधिगम का आकलन में पढ़े होंगे कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, लेकिन उसमें आपने पढ़ा होगा कि मापन, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है। ठीक है, इन तीनों में अंतर आपने पढ़ा होगा। तो आज इस भूगोल शिक्षण क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन विशेषता, मूल्यांकन का महत्व, ये आनंद सर ने पढ़ा दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पिछली क्लास में। उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया भी हमने बता दी है और आज मापन और मूल्यांकन हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल में जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इस क्लास को शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चूँकि इस बार परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास को शेयर किया करिए जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, देखेंगे मापन और मूल्यांकन। सबसे पहला अंतर तो ये है, कुल हमने यहाँ पे 11 अंतर लिखे हुए हैं। ठीक, और सबसे पहला है मापन एक साधारण शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। अगर आप चाहें तो परीक्षा में ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कापी है, ठीक, इस कापी पे आप लिख सकते हैं पहला, मापन एक साधारण शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। फिर दूसरा, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। नंबर जो मिलता है वह आपके कला कौशल पे मिलता है। लिखने को तो सब कापी भर के आते हैं, लेकिन कापी भरने का तरीका सही ढंग में क्या है यह आपको पता होना चाहिए। तो कापी के बीच में ऐसी लाइनिंग बना लेंगे आप, लाइन बना करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो सबसे पहला है कि मापन एक साधारण शब्द है। जैसा कि मापन का मतलब है सिर्फ मापना, किसी चीज़ को मापना, यह एक साधारण शब्द है। और साधारण शब्द होने के साथ साथ यह एक प्राचीन अवधारणा भी है। मापन, पहले सिर्फ मापन होता था, मापन शुरुआत से ही होता आ रहा है। ठीक है, पहले शरीर का मापन होता था, किसी वस्तु का मापन होता था। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही मापन होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में मूल्यांकन की अवधारणा आई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मापन एक प्राचीन अवधारणा है जबकि मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। यह भी हम अंतर कर सकते हैं। ठीक, चूँकि मूल्यांकन की जो चीज़ है वह बाद में आई है। मूल्यांकन का शब्द जो है वह क्या है, मूल्यांकन की अवधारणा बाद में विकसित हुई है। इसीलिए कह रहा है कि मूल्यांकन क्या है, एक नवीन अवधारणा है। ठीक, यह अंतर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मापन एक प्राचीन शब्द है जबकि मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। फिर है मापन एक साधारण शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। मूल्यांकन तकनीकी शब्द इसलिए है चूँकि मूल्यांकन में कई सारे विधियों, प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये एक तकनीकी से भरा हुआ शब्द है मूल्यांकन। ठीक है, सबसे पहला अंतर यह हो गया। उसके बाद है इसका क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है। मापन का कार्य है सिर्फ किसी चीज़ को मापना, जबकि मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि मूल्यांकन में हम कई पक्षों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसीलिए मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके बाद मूल्यांकन इसलिए विस्तृत प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यांकन में अनेक पक्षों का मापन करते हैं। इसके साथ साथ मूल्यांकन कई सारी हम विधियों, प्रविधियों, कई सारे टेस्ट पेपर, ठीक है, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसलिए मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है मापन की अपेक्षा। ठीक, आगे है यह व्यक्तित्व के कुछ पक्षों को प्रदर्शित करता है। मापन सिर्फ आपके कुछ पक्ष, यानी कि जैसे कि आपकी लंबाई को दिखा सकता है। ठीक है, कि आपकी लंबाई इतनी है, आपका भार इतना है, आपका भार माप सकता है, आपकी लंबाई माप सकता है। सिर्फ व्यक्तित्व के कुछ ही पक्षों को दिखा सकता है। ठीक है, जैसे शारीरिक पक्ष को दिखा सकता है कि शरीर की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, भार इतना है, बस इतना दिखा सकता है। जबकि मूल्यांकन छात्र की रुचि, छात्र की अभिवृत्ति, छात्र की मानसिक योग्यता आदि विभिन्न पक्षों की, ठीक है, यानी कि छात्र की क्या है, छात्र की भाव अभिव्यक्ति क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। उसके बाद छात्र का व्यक्तित्व कैसा है, छात्र की अभिव्यक्ति कैसी है, छात्र किस चीज़ में रुचि ले रहा है, ठीक है, उसकी मनोदशा कैसी है, इत्यादि चीज़ों की क्या कर सकता है, जांच करता है कौन, मूल्यांकन।
ठीक है। तो यही करा कि यह छात्र की रुचियों, अभिवृत्तियों व मानसिक योग्यता सहित विभिन्न पक्षों की जांच करता है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, इन सभी सामाजिक पक्ष, इन सब की जांच मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। जैसे आपका व्यक्तित्व के पक्ष की जांच करना है तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन अगर हमें करना है, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो हम आपको एक व्यक्तित्व परीक्षण नामक क्या करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे या व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित हम प्रयोग करेंगे आपके ऊपर। जैसे कि हम आपका साक्षात्कार लेंगे तो साक्षात्कार भी आपके मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी मूल्यांकन के अंतर्गत चलती है। साक्षात्कार इंटरव्यू होता है तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, सामने वाले से प्रश्न पूछता है ताकि उसके हम मनोदशा, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, ठीक है, उसके शारीरिक मानसिक गुणों के बारे में जान सके, तो वह उसका मूल्यांकन ही करता है। इसलिए मूल्यांकन जो होता है वह समग्र का होता है, संपूर्ण चीज़ों का मूल्यांकन होता है। जबकि मापन कुछ पक्ष का ही होता है, सिर्फ शरीर का होगा, ठीक है, या लंबाई चौड़ाई भार का होगा। यही चीज़ कह रहा है कि यह व्यक्तित्व की कुछ पक्षों को दिखाता है, जबकि यह व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों की जांच करता है, संपूर्ण पक्षों को दिखाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब समग्र का मूल्यांकन। ठीक, आगे है, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। मापन जरूरी नहीं है कि शिक्षा में प्रयोग किया जाए, हर चीज़ में मापन हो ही। शैक्षिक क्षेत्र में हर चीज़ का मापन होना जरूरी नहीं है, लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन होना बहुत ही जरूरी है। और यह मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन सत्र के अंत में, जैसा कि आपका परीक्षा होता है, कक्षा 6 में आप हैं, कक्षा 6 में आपको कक्षा 7 में करना है, तो यह कैसे पता किया जाएगा कि कक्षा 7 में जाने योग्य हैं या नहीं हैं। तो कक्षा 7 में जाने योग्य हैं या नहीं है, इसके लिए आपका मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन कैसे होता है, परीक्षा के माध्यम से होता है। यह परीक्षा लिखी भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, या प्रैक्टिकल भी हो सकती है। अब परीक्षा मतलब नहीं है, लेकिन आपका मूल्यांकन किया जाता है ताकि आपको अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सके। इसीलिए बिना मूल्यांकन की शिक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, इसीलिए यह एक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। आगे हम बात करेंगे, इसमें कम समय, शक्ति व धन की आवश्यकता होती है। कहने तात्पर्य यह है कि मापन में हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम श्रम करके, ठीक है, बहुत ही कम धन की आवश्यकता के अनुसार हम मापन कर सकते हैं। जैसे कि किसी की लंबाई मापना है, एक इंची टेप लिए, ऐसे लगाए, हाँ आप 5 फुट 3 इंच के हैं, हाँ आप 50 किलो के हैं, बस हो गया मापन। जबकि मूल्यांकन में ऐसा नहीं है। मूल्यांकन में अधिक समय, शक्ति व धन लगता है। जैसे हमें बात करें, एक हम उदाहरण लेके चलते हैं कि किसी लड़की की शादी होने वाली किसी लड़के से, ठीक है, तो अब लड़की का हम क्या किसी भी लड़की से शादी करेंगे नहीं, हम लड़के क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कैसे मूल्यांकन करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके आस-पास पड़ोसन से पता करते हैं, अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, किससे कैसे बातें कर रहा है। इस तरह से जब उसका हम अवलोकन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन लास्ट में करते हैं कि यह लड़का ठीक है, अच्छे लोगों की संगत में बैठता है, देखो वह हर कीर्तन करने भी गया था, और देखो सीधे घर से अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, बीच में कहीं रुकता नहीं, कहीं मदिरा पान धूमपान नहीं करता है, इसके दोस्त भी अच्छे लग रहे हैं और आसपास से पता चला है कि हाँ ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करते। तो मूल्यांकन करने में क्या हुआ, समय ज़्यादा लगा, मेहनत भी लगा, आपका श्रम हुआ, समय गया, उसके बाद आपका धन भी तो खर्च हुआ, पेट्रोल नहीं जला है, आप परेशान हुए हैं, नाश्ता पानी जो भी हुआ होगा। तो एक मैं उदाहरण दे रहा था आपको समझाने के लिए। तो मूल्यांकन मैंने कहा समग्र का मूल्यांकन, आप लड़के के शारीरिक पक्ष, ठीक है, मानसिक, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक व्यवस्था, इन सब का पता लगा करके फिर लड़की उसको देते हैं कि हाँ ये रिश्ता ठीक है। तो मूल्यांकन क्या करते हैं, समग्र का करते हैं, न कि सिर्फ उसकी लंबाई देख ली, हाँ हमारी लड़की 5 फुट 2 इंच है, लड़का 5 फुट 4 इंच है, हाँ सही है, शादी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे भी है कि मूल्यांकन में अधिक समय, शक्ति व धन लगता है। आगे है, मापन मूल्यांकन का एक भाग है। ठीक है, मापन क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने कहा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। ठीक है, लक्ष्य जो होता है वह बड़ा होता है और उद्देश्य क्या होता है, छोटा होता है। छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करके हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें उद्देश्य समाहित होते हैं। ठीक उसी तरह मापन की प्रक्रिया जो होती है वह मूल्यांकन में क्या होती है, समाहित होती है। यानी मापन के बाद ही हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विश्वसनीयता एवं वैधता। विश्वसनीयता यह हो गई हमारी, और
सॉरी गलत हो गया, ये हमारी होगी वैधता, ठीक है, ये वैधता है और ये हमारी है विश्वसनीयता। तो जब हम वैधता का, जब आप एमएड में जाएंगे किसी चीज़ का वैधता गुणांक निकालना होगा तो वैधता के फार्मूले में विश्वसनीयता आता है कि विश्वसनीयता का मान रखिए। तो जब विश्वसनीयता आपको पहले से पता होगी तब ना आप वैधता वाले सूत्र में विश्वसनीयता का मान रखेंगे, ठीक, यानी कि वैधता में विश्वसनीयता समाहित होती है। ठीक वही काम यहाँ भी है कि मापन मूल्यांकन का एक भाग है, यानी मापन मूल्यांकन में क्या है, समाहित है, ठीक, यानी मापन क्या है, एक लघु रूप है, जबकि मूल्यांकन मापन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो समझ गए कि मापन मूल्यांकन का ही क्या है, एक भाग है। आगे है कि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, यानी मापन जो है पाठ पे केंद्रित होता है, किस पाठ का मापन करना है, किस चीज़ का मापन करना है, सिर्फ उसी का वह मापन करेगा, उससे इतर कुछ भी मापन नहीं संभव है। जबकि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता है कि हम किस उद्देश्य से मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी कि उद्देश्य पे फोकस करता है कि बच्चे के हमें शारीरिक पक्ष का मूल्यांकन करना है कि उसके संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करना है कि सिर्फ उसके हमने जो अध्ययन कराया है उसी उसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन उद्देश्य पे केंद्रित होता है, जबकि मापन जो होता है वह पाठ्य वस्तु पे केंद्रित होता है। ठीक है, आगे है, यह संख्यात्मक होता है। देखिए, जब किसी चीज़ का माप करते हैं तो उसको हम अंक प्रदान करते हैं, इसीलिए परिभाषा भी कही गई है शॉर्टकट में कि अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। एक ऐसा कहा गया है कि अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। तो मापन क्या होता है, संख्यात्मक होता है, लेकिन मूल्यांकन ऐसा नहीं है। मूल्यांकन संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जैसे मैंने बताया कि मूल्यांकन में गुणों का भी पता लगाया जाता है कि सामाजिक गुण, आर्थिक गुण, ठीक है, ये कैसे हैं, यह उस व्यक्ति में या उस बालक में किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक गुण हैं। तो गुणों का भी पता लगाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्यात्मक या मात्रात्मक होता है और यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। यह गुणों को भी दिखाता है और मात्रा को भी दिखाता है। ठीक है, आगे है, इसके द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। सिर्फ हमारे पास अगर हम मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यह लड़का 4 फुट का है तो यह आगे जा कर के कुछ नहीं कर सकता है। हम मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि मूल्यांकन के दौरान सभी सार्थक भविष्यवाणी संभव है। हम मूल्यांकन के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, यह बालक, इसके अंदर ये प्रतिभा है, यह बोलने में बहुत ही कुशल है, ठीक है, यह आगे जाके एक कुशल वक्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मूल्यांकन के आधार पर, चूँकि मूल्यांकन में मापन भी सम्मिलित है, तो जैसे हमने कहा कोई लड़का 5 फुट का है, हम कहे हाँ इसकी लंबाई सही है, यह बोलने में बहुत अच्छा है, यानी कि क्या किया हमने, उसकी लंबाई को मापा, यानी संख्यात्मक गुण को देखा, और गुणात्मक हमने मात्रात्मक गुण को भी देखा और गुणात्मक रूप को भी देखा। तो मात्रात्मक और गुणात्मक गुणों को जब हम मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, यह लड़का जो है 5 फुट का है और इसके अंदर बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है, यह बहुत ही अच्छा कुशल वक्ता आगे जा कर के हो सकता है। तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर। आगे है, इसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के शील गुणों का मापन संभव है। हम विभिन्न व्यक्तियों के, अलग अलग व्यक्तियों के शील गुण का मापन कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके अंदर गुणों की मात्रा कितनी है। गुणों की मात्रा का मतलब है कि जब हम कोई टेस्ट पेपर देते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण देते हैं या फिर बुद्धि परीक्षा का टेस्ट पेपर देते हैं मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए, तो हम उनके विभिन्न शील गुणों का मापन कर सकते हैं टेस्ट पेपर के माध्यम से। जबकि मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन संभव है, जबकि मूल्यांकन में हम समग्र पक्षों का मूल्यांकन करके एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम में अंतर है, इसके द्वारा सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, कहने तात्पर्य यह है कि जितनी भी सूचनाएं हैं, ठीक है, उनको हम मापन के माध्यम से क्या करते हैं, संकलित करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं मूल्यांकन में कि यह क्रमबद्ध सूचनाओं का संग्रह है। और मूल्यांकन में सूचनाएं एक सिस्टमैटिक वे में होती हैं, एक क्रमबद्ध ढंग से होती हैं। ठीक है, यह आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर है। ठीक है, कि माप करके हम सूचनाओं को संग्रहित करते हैं और सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप जो है वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह 11 जो अंतर हैं यह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अब बस हम अंतिम चरण में चल रहे हैं भूगोल शिक्षण के। तो मैं आपसे इसे यही कहूँगा कि मन लगा करके पढ़ें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चूँकि आप ही मेरे स्टार प्रचारक हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दूसरों सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे किसी से यह करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चूँकि आप खुद पढ़ते हैं तो आप खुद जानते हैं कि हम किस प्रकार का पढ़ाते हैं और किस स्तर का पढ़ाते हैं, और आप के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में कितने अच्छे परिणाम रहे हैं, इसके गवाहदार आप खुद हैं। इसीलिए आप सभी लोग मन लगा करके अध्ययन कीजिए तथा क्लास को शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा और सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।